आपको बता दें कि हाथरस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद सोनिया गांधी ने भी योगी सरकार से सवाल पूछ लिए हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के पिता से बात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। एसआईटी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इंसाफ की मांग का रास्ता सियासी गलियारों से होकर गुजरता है। हाथरस की बेटी के लिए भी ऐसा ही हो रहा है। शहर दर शहर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च है तो हंगामेदार कोहराम भी है। शांति और कोलाहल के बीच सियासत की बुलंद आवाजें भी हैं। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है। क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आधी रात को हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार को लेकर योगी सरकार बुरी तरह घिरी। चौतरफा हमले हुए और किरकिरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन घुमा दिया तो मुख्यमंत्री योगी ने घर वालों से पहले फोन पर बात की और फिर चंद घंटे बाद फेस टू फेस यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिता से बातचीत में मुख्यमंत्री ने घटना पर काफी दुख जताया और अधिकारियों पर नाराजगी। जी आप माँ से मिलिए, आप माँ से मिलिए, आप माँ से मिलिए। ये माँ है, ये माँ सांसद जी भी मेरी बेटी को दिखा दो, थोड़ा बहुत दिखा दो। सीधा लेके चले गए शमशान घाट, सब नहीं दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया। सीएम योगी ने परिजनों को 25 लाख के मुआवजे, भाई को नौकरी और घर का वादा किया। बदले में सरकार ने परिजनों से लिखवा लिया कि वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। हाँ, सीएम साहब ने बताई कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई वो फेरबदल न हो। नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। इनकी मांग थी कि हमको 25 लाख रुपया दिया जाए और एक सरकारी नौकरी, सरकारी आवास, एसआईटी टीम की गठित की जाए और दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट से बच्ची को न्याय मिला है। तो उससे ये संतुष्ट हैं पूरी तरह से। आधी रात को पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर परिजनों में जोरदार नाराजगी थी। समझाने बुझाने के लिए पहुंचे डीएम और एसपी खदेड़ दिए गए थे। ठीक है, आप शांत हो जाइए। मुख्यमंत्री के भरोसे के बाद परिजनों की नाराजगी थोड़ी कम हुई है। यूपी सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी ने जांच का मोर्चा संभाल लिया है। जांच टीम पीड़िता के गांव में पहुंच चुकी है। एसआईटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला जाएगा। ये SC/ST का केस था। एक क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी ने इसकी विवेचना की और अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद से इसमें 354 की धारा बढ़ाई गई जो कि छेड़खानी से संबंधित है। अब इसकी धाराएं 302 में हम परिवर्तित करेंगे और जल्द से जल्द साक्ष्य एकत्रित करके हम चार्जशीट करेंगे तथा कोर्ट से ये अनुरोध करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। इस बीच पीड़िता का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो गैंगरेप की बात कह रही है। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ?
उधर पूरे विवाद के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार और सूबे के मुखिया को नोटिस भेज दिया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाथरस से राजेश सिंघल, तनुश्री पांडे और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस कांड के खिलाफ शहर शहर गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हाथरस से लेकर कोलकाता और मुरादाबाद से कानपुर तक लोगों ने इस वारदात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रात के अंधेरे में हाथरस की 19 साल की बेगुनाह बेटी की चिता जबरन जलाई जा रही थी। उधर माँ बाप का कलेजा जार जार हो रहा था। जुबान से मजबूरी की चित्कार निकल रही थी। पुलिस ने बेटी को आखिरी बार देखने की इजाजत तक नहीं दी। पुलिस प्रशासन ने तो परिवार की आवाज और मन्नतों को दबाने की भरसक कोशिश की, लेकिन माँ बाप का रुदन देश के गली कोने तक पहुंच रहा है। शहर शहर संवेदना रखने वाले लोग हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। हाथरस में गुस्सा सबसे ज्यादा है। पुलिस पर लोगों ने पथराव किया और पुलिस की गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हाथरस कांड के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के सामने पुतला दहन किया, जिसको पुलिस ने अपनी लाठी की ताकत का एहसास कराया। हाथरस की घटना की आंच से दिल्ली भी अछूती नहीं रही। यूथ और महिला कांग्रेस ने दरिंदगी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। इन अलग अलग शहरों का मिजाज देखिए, दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन हाथरस कांड पर गुस्सा किसी का कम नहीं। यूपी के कानपुर और मुरादाबाद से बंगाल के कोलकाता तक और हरियाणा से फतेहाबाद से उत्तराखंड के श्रीनगर तक लोगों ने दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सवाल है कि आखिर कब तक इस देश में निर्भया की मौत मरती रहेंगी बेगुनाह बेटियां? आखिर कब तक चंद शैतान समाज को यूं लहूलुहान करते रहेंगे? आखिर कब तक बेटियों के सपने सिसकियों में दम घोंटकर मरते रहेंगे? आज तक ब्यूरो। हाथरस के बाद अब यूपी के बलरामपुर में भी एक दलित बेटी से गैंगरेप का संगीन अपराध सामने आया है। गैंगरेप के बाद उस लड़की की मौत हो गई। वैसे तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लगातार बढ़ रहे ऐसे अपराध से यूपी पुलिस फिर सवालों के घेरे में है। अभी हाथरस की आग बुझी भी नहीं थी कि एक और दलित बेटी हैवानियत का शिकार हो गई। अभी एक मां की आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि दूसरी मां की बिटिया को भी हैवानों ने मार डाला। यूपी में एक के बाद एक दलित बेटी से हैवानियत और उसकी हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार मामला बलरामपुर जिले का है, जहां दरिंदों ने बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा की इज्जत लूटी और उसे मार डाला। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये है आरोपी नंबर 1 शाहिद और आरोपी नंबर 2 है साहिल। दोनों गैंसड़ी इलाके के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि छात्रा एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, तभी ये संगीन गुनाह हुआ। परिजनों की माने तो दोनों आरोपियों ने छात्रा का अपहरण किया, फिर गैंगरेप को अंजाम दिया। हालत बिगड़ी तो पास के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन लड़की को अकेले देख डॉक्टर ने इलाज से इनकार कर दिया। कि जब तक मोहल्ले की कोई औरत या कोई बूढ़ा या कोई नहीं होगा, कोई दवा नहीं करूँगा। जब मैं बाहर आया तो मोहल्ले के 2-3 लोगों को मैंने बुलाया और उसके बाद में उनसे ये कहा कि भाई सिक्योरिटी साहब का फ़ोन नंबर दीजिए हमको। तो फ़ोन नंबर 3-4 लोगों से मांगा तो फ़ोन नंबर नहीं मिला। मैंने कहा कि किसी को मोटरसाइकिल से उनको बुलवाओ।
तब वो कहा डॉक्टर साहब आप चलिए अपनी दुकान पे, मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से उनको बुला के लाता हूँ और लड़की को लेकर के आपके क्लिनिक पे आता हूँ। मैं चला आया। अब उसके बाद उस लड़की को कहाँ लेकर के गए ये नहीं मालूम। आरोपियों में से एक किराना दुकान चलाता है। उसी की दुकान के पीछे एक कमरे में हैवानियत हुई। फिर आरोपियों ने लड़की को गंभीर हालत में ही रिक्शे पर बिठाकर उसे घर भेज दिया। वहां उसकी मौत हो गई। तो वहाँ से करा के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की तब्बे तो ले गए। उकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना इतना बड़ा अत्याचार खुल की। हर वारदात की तरह इस कांड में भी पुलिस वाले गिरफ्तारी की बात कर कामयाबी गिनाते रहे। इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाथरस कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है तो बलरामपुर में एक और छात्रा की गैंगरेप के बाद मौत की खबर पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। घायल अवस्था में पीड़िता की मृत्यु हो गई है। श्रद्धांजलि। बीजेपी सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही और लीपापोती न करे, अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने तो बेटियों पर हो रहे अपराध को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। बलरामपुर में दिल दहला देने वाली घटना। एक दलित की बेटी हैवानों की दरिंदगी का शिकार हो गई। योगी राज में बेटी होना अभिशाप बन गया है। बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ दो योगी जी। बलरामपुर में गैंगरेप के बाद जान गंवाने वाली छात्रा का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन संगीन वारदात के साथ साथ आजमगढ़ और बुलंदशहर में भी रेप की वारदात हुई। आजमगढ़ में एक युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर गुनाह को अंजाम दिया तो बुलंदशहर में नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद अगवा कर आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। यूपी में लगातार हो रहे ऐसे संगीन अपराधों ने सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ सुजीत शर्मा, बलरामपुर आज तक। राजस्थान के बारा में 2 नाबालिग बहनों ने कैमरे पर 2 लड़कों पर अगवा करने और बलात्कार करने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि दोनों नाबालिग लड़कियों का रेप नहीं हुआ है। पुलिस की माने तो मेडिकल जांच में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जबरदस्ती लेके गए थे। आदम खाया था, मैं कहता मम्मी पापा को सबको मार देंगे। ऐसे तो 2-3 थे पर ऐसे पता नहीं है कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते। कहानी थोड़ी पेचीदा है, लेकिन मामला नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के आरोपों का है। राजस्थान के 12 की 2 बहनों को कुछ नाबालिग लड़कों ने पहला फुसलाकर अगवा कर लिया और 3 दिनों तक घुमाते रहे। जब लड़कियों की बरामदगी हुई तब 13 साल और 15 साल की बहनों ने आरोप लगाया कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेकर गए थे, मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। 18 सितंबर की रात दोनों नाबालिग बहनें घर से लापता हो गई। परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो तलाश शुरू हो गई। संदेह के आधार पर परिवार वालों ने 2 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दिलचस्प ये कि दोनों लड़के परिचित बताए जा रहे हैं। 20 सितंबर को एक लड़के ने अगवा लड़की के साथ फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बाद परिजनों को पता चला कि लड़कियां कोटा में हैं। लड़कियों के पिता पुलिस को साथ लेकर कोटा गए और अपनी दोनों बेटियों और आरोपी लड़कों को लेकर वापस आए, लेकिन पुलिस ने दोनों लड़कों को छोड़ दिया। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। पकड़े थे क्या वो लोग? वो तो पकड़ लेते, हमारे लड़कियों और लड़कों को साथ ही पकड़ के लाए थे पुलिस। पुलिस ने तो फिर
न तो लड़कियों का हाथ लगाया न लड़कों को लगाया, दोनों को। लड़कों को तो छोड़ दिया और लड़कियों को सखी केंद्र में भेज दिया, डराया धमकाया। फिर वहां से बच्चियों ने फिर आपको घर आके बात बताई? फिर घर आके बात बताई बच्चियों ने। लड़कियों का आरोप है कि दोनों लड़के उन दोनों को लेकर अजमेर, जयपुर और कोटा गए। तीनों शहरों में कुछ दूसरे लड़कों के साथ मिलकर बलात्कार किया। इतना ही नहीं, लड़कियों का आरोप है कि लड़कों ने उन्हें नशीली दवाएं देकर भी बलात्कार किया। मतलब वो जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर है ना वो जैसे खाना वो जा जाते थे ना, वो धो ही जाते थे और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था क्या करते थे क्या नहीं करते। मामले ने तूल पकड़ा तो सियासत भी शुरू हो गई। हाथरस कांड में बैकफुट पर आई बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और खबर यह है कि 2-3 दिन तक उन नाबालिग लड़कियों को सखी केंद्र में रखा गया। उनके माता पिता से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उन लड़कों को 2-4 दिन हवालात में रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। पुलिस 12 के अंदर इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरा आग्रह है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जो गृह मंत्री भी हैं राजस्थान के, कि हमें राजस्थान में एक ऐसा माहौल बनाना है जहां महिलाओं का मान सम्मान हो। लेकिन पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब 12 की पुलिस ने ये कह दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में लड़कियों ने बलात्कार के आरोपों का खंडन किया है। मजिस्ट्रेट साहब खुद सखी केंद्र में जाके इनके बयान लेने गए तो वहां पर इन बच्चियों ने अपने बयानों में ये बात बताई कि क्योंकि इनके पापा इनको घुमाने नहीं ले जाते थे, इस कारण से ये घूमने चले गए थे कोटा में और इनके साथ इनको कोई बहला फुसला के नहीं लेके गया और इनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। इस तरह के बयान इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताए हैं। पुलिस के दावे पर अगर यकीन करें तो दोनों लड़कियां अपने आरोपों से मुकर गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नाबालिग लड़कियों के पिता का क्या बयान आता है। 12 से राम मेहता के साथ देव अंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। यौन शोषण के आरोपों में घिरे फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज मुंबई पुलिस के सामने उन्हें हाजिर होना होगा। अभिनेत्री पायल घोष की शिकायत पर कल ही पुलिस ने उन्हें समन भेजा और हाजिर होने को कहा। लगातार बढ़ते दबाव के बीच अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होंगे अनुराग कश्यप। यौन शोषण के आरोपों पर पुलिस करेगी सवाल जवाब। अनुराग कश्यप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। 22 सितंबर को अभिनेत्री पायल घोष ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तब से अब तक वो पुलिस के सामने दौड़ रही थी, बार बार गुहार लगा रही थी कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए अनशन की धमकी दी तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात भी की। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि वो जो भी आगे करना है हम मेरे तरफ से तुम लोगों को सब कुछ हेल्प करेंगे। अब इस हाई प्रोफाइल केस में लगातार बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन भेज दिया है। बुधवार को पुलिस ने समन भेजते हुए उन्हें वर्सोवा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ही पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद से पायल घोष नाराज थी। शिकायत थी कि पुलिस उनके एफआईआर पर एक्शन नहीं ले रही। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि पायल घोष ने अनशन तक देने की चेतावनी दे दी थी। वो लगातार पुलिस से मिलकर केस का अपडेट लेती रहीं। वो आरोप लगाती रहीं कि अनुराग कश्यप को उनके बड़े नाम के चलते मोहलत दी जा रही है। जिसके साथ बलात्कार होता है उसको ही पुलिस थाने जाना पड़ता है, उसको ही मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। जिसने किया वो आराम से घर पे बैठे हैं, हाँ, उसको कुछ बड़ी नहीं होगी, एकदम सुकून से बैठे। उसको शायद उसको कॉन्फिडेंस होगा पुलिस के ऊपर कि मुझ पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी या मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शायद पॉलिटिकल सपोर्ट होगा। ये सब सारी परिस्थिति में पुलिस ऐसे शांत कैसे बैठ सकती है। लेकिन एफआईआर के 9 दिन बाद पुलिस ने आखिरकार अनुराग कश्यप को बुला ही लिया है। आज पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। कल समन भेजे जाने के बाद
पायल घोष ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस का धन्यवाद किया। पायल घोष के आरोपों के मुताबिक 2013 में अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया था। 7 साल बाद अब ये मामला दर्ज हुआ है। वैसे तो अनुराग कश्यप तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं, लेकिन एफआईआर की वजह से इस बार मुश्किल बड़ी है। सवाल जवाब के बीच फिलहाल उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।